ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵੇਦੂ ਗੁਪਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिलहाल आओ जानते हैं इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ कहना। पराली को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी ये इंडिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट था और ये हमने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कंप्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप की। लेकिन इससे पहले क्या था, एक गोबर खाद का, वर्मी कंपोस्ट का एक पुराना प्रचलन था और वो लाइसेंस फ्री थी। इसलिए घरों में या शहरों में भी देखो हर कोई कहता है वर्मी कंपोस्ट पानी, क्योंकि उसने दूसरी चीज कभी देखी नहीं। जब मेरा जो पहला प्रोजेक्ट आया तब ये एक इशू खड़ा हुआ कि ये जब तक इसको प्रॉपर प्रोसीजर से गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं कराया जाता और इसका लाइसेंस नहीं लिया जाता, ये बेच नहीं सकते, क्योंकि पहले कभी बना ही नहीं था। तो ये जो प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने का और इसको ट्रायल्स करके और इसको डिफाइन करने का, ये सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ। अब पराली के एक तो लहरा यादा में बायो का प्लांट लगा है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे, इससे भी 6 प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं पंजाब में। इसमें एक रिलायंस का है, होशियारपुर आ रहा है, 2 एवर एनवायरो जिसमें 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, एक INM का प्रोजेक्ट है, एक थर्मेक्स का प्रोजेक्ट है। तो अब इसके ऊपर बहुत एक्टिविटी हो रही है और इसके बाद भी इसके अलावा 140 एप्लीकेशंस नए प्रोजेक्ट लगाने की ऑलरेडी पंजाब में आ चुकी है, जो लोग इसको लगाना चाहते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो प्रोएक्टिव पॉलिसी ली है, एक तरफ तो उन्होंने गैस बायबैक की गारंटी दी, जो बैंकर्स को दिक्कत थी इसमें उन्होंने मार्केट रेट लिंक पे बैंक कंफर्टेबल नहीं है और मिनिमम 15 साल की गारंटी मांगता हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सारा कुछ करके एक मिनिमम फ्लोर प्राइस 15 साल के लिए फिक्स कर दिया, बायबैक गारंटी एक्सटेंड कर दी, प्लस ये जो प्रमोशन है ताकि किसानों को बहुत कम रेट पे ये दी जाए ताकि इसकी शुरुआत हो सके। तो जो जैसे गांव में जाके इसके बारे में बताना, फील्ड स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, वो आपका गवर्नमेंट के लोग करेंगे, आपका स्कीम में। इसका जो टीवी पे अखबारों में इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। अगर हमें करना होता तो ये बहुत महंगा प्रोसेस है, तो वो कॉस्ट इस पे ही आएगी। तो इसीलिए आज इसकी शुरुआत जो है 2 रुपए किलो फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री में से कर पाए हैं, अदरवाइज हमें इस रेट पे इस पे द्वारा नहीं था। सर जे प्रोजेक्ट की गल करिए तो प्रोजेक्ट किस तरह वर्किंग करेगा, किसानों तो किवें पराली लीती जाएगी, किस तरह ये सारा रहेगा? देखिए आज तो अटैच्ड बेलर ऑपरेटर्स हैं जो एग्रीगेशन का काम करते हैं, वो किसानों के खेत से इसको लाते हैं और हमें सेल करते हैं। आने वाले टाइम में आगे हम चल के जैसे जैसे ये चीज पॉपुलर होगी, किसान इसको यूज करने लगेगा, उसको इसका बेनिफिट दिखेगा, ये पराली की खाद डालने से मुझे फायदा होगा। फिर जो KVKs में या गवर्नमेंट की हेल्प से हम उनको एजुकेशन स्टार्ट करेंगे और जिस तरह वो कंबाइन हार्वेस्टर रेंट पे लेता है, अनाज उसका होता है, उसी तरह ये बेलर भी वो किराए पे लेके पराली अपने पास रख सकता है और बाद में वो हमारे साथ इसका बार्टर भी करेगा और उसको पैसा भी बचेगा और खाद भी मिलेगी। तो ये सारे सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे फार्मर का इंटरेस्ट बनेगा। तो ये फॉर्मेट किस में रहेगा, ये मैन्यूर जो है उसका या फिर उसमें लिक्विड में? दोनों ये सॉलिड उसको खेती से पहले डालनी है, जब बिजाई करने से पहले,
लिक्विड है जब उसको यूरिया डोज देता है। आज की खेती जो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, फास्ट ग्रोइंग। तो जब यूरिया उसको देते हैं तो वो सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है उसको, और प्लांट एकदम से ग्रो करता है। तो जैसे इंसान अगर सिर्फ रोटी खा के ग्रो करेगा तो वो बीमार होगा, उसे वो पौधा कमजोर रहेगा। उस वक्त साथ में अगर वो लिक्विड मैन्योर पानी के साथ, जब यूरिया के बाद पानी देना होता है उसके साथ मिला के दे दो, तो उसको पूरे के पूरे 20 तत्व मिलेंगे पौधे को ग्रो करने के लिए, और इंस्टेंट अवेलेबल। जैसे यूरिया का टीका है ना, उसी फॉर्म में चाहिए उसको, तभी वो ग्रो करे। तो लिक्विड का वो इफेक्ट है कि जो इंस्टेंट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है यूरिया के साथ, यूरिया की ही स्पीड में, वो उसको लिक्विड से मिलेगा। तो बैलेंस ग्रोथ होगा, प्लांट हेल्दी होगा, उसकी जो फूड है वो भी हेल्दी प्रोड्यूस होगा। ये इसका किसी जिम्मेदार को ये चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? सीधा फैक्ट्री से या दुकानों से या गाँवों में डिपो खोले जाएंगे? अभी फैक्ट्री से है, कुछ जो मंडी में कुछ जिनके काउंटर्स हैं वहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि बल्कि आइटम है, और वहाँ से उसको डिलीवरी करवा देगा अगर वो फार्मर लेना चाहता है। और आगे के आने वाले टाइम में जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, फाइल मूव हुई है, वन नेशन वन लाइसेंस। तो हमें डिपोज खोलने के लिए फिर बार बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम गांव में ही लोगों को, प्रोग्रेसिव फार्मर को, किसी को एक डिपो होल्डर बना सकते। तो वो प्रोसेस उसके एक बार वो फाइल अप्रूव हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाएगी, तो ये आइडियली गांव में डिपो ही बनने चाहिए। तो अवेयरनेस के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आत्मा के फंक्शनरी हैं, जो कैंप्स लगाते हैं गांव में, छोटी छोटी मीटिंग्स होती है, उनमें सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि आप इस FOM का प्रचार उसमें करिए। हम भी सहयोग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी सहयोग करे, तो ये गांव तक मैसेज जाएगा। किसानों को फायदा है, वो जो दिमाग में उनके यूरिया को लेके बैठे हुए यूरिया डाले, जैसे अभी डॉक्टर बताइए बताया, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूरिया से जो अनहेल्दी प्लांट हो रहा है उसको बराबर डोज बाकी मटेरियल साथ में मिले, ये उसका लिए। सर, अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस है शुरुआत से लेकर अब तक, तो जो नतीजे सामने है उसको लेकर आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसका जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो भी फार्मर ने यूज किया है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम इसको पब्लिश नहीं कर पाते थे क्योंकि इलीगल की एक्टिविटी कर रहे हैं। जब तक एग्रीकल्चर इनपुट के तौर पे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्यता नहीं देती है, हम इसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने खेत में मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यूज कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो मान्यता मिल गई है, अब हम खुल के बोलेंगे और खुल के आपको भी दिखाएंगे, फील्ड विजिट भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, पहले नहीं कर सकते। और प्रेजेंटली पूसा कैंपस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्टेड हूँ, और ये जो गोवर्धन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। ये जो स्कीम है वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है, और इसमें 6 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, और 2 मिनिस्ट्री और है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये इन सब का कोऑर्डिनेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर रही है। इस स्कीम में जो मेजर कंपोनेंट है वो है 500 CBG प्लांट का देश के अंदर कमीशन करना, जिनमें से 75 प्लांट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड होंगे और वो अर्बन एरिया में रहेंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग प्लांट की सिचुएशन है वो 55 है।
10,000 करोड़ का भारत सरकार ने प्रोविजन रखा है। इसी फाइनेंशियल ईयर में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन ने डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में, आपको मालूम होगा। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्वच्छ भारत मिशन, उसमें ग्रामीण की स्कीम है। पहले एक ODF था, ओपन डिफेसमेंट फ्री इंडिया, जिसमें घर घर शौचालय या घर घर नल, घर घर जल, इस तरह के प्रोग्राम थे। तो अब स्वच्छ भारत में ये है कि जो रूरल वेस्ट है, जिसमें एग्रीकल्चर वेस्ट आ गया, किचन वेस्ट आ गया, बायोमास जो है, इसको हमने वेल्थ में कन्वर्ट करना है, उसको यूज़ करना है। और बायोगैस टेक्नोलॉजी, जो बायोमिथेनेशन टेक्नोलॉजी है, वो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम CBG की बात करते हैं तो CBG अकेली पैदा नहीं होगी, इसके साथ साथ बायोस्लरी भी निकलेगी। और अगर बायोस्लरी को ऑफटेक नहीं किया जाएगा तो CBG भी नहीं चलेगी। कहाँ तक उसको हम स्टोर करेंगे किसी भी प्लांट में? तो इसके दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो यूज़ है। CBG इसलिए एसेंशियल हो गया क्योंकि वो CNG में मिक्सिंग हो रहा है, 20% फ्यूल है, कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, लार्जली मीथेन है, प्योरिफिकेशन के बाद वो 97% मीथेन हो जाती है। अब बायोस्लरी का जो एक ही ऑफ टेक है वो है फार्मर, क्योंकि उसकी ज़मीन एप्लीकेशन नहीं हो सकती है, कोई और उसमें एप्लीकेशन नहीं है। चाहे उसमें वैल्यू एडिशन करके आप म्यूटेंट कंटेंट बढ़ा दें, एनरिचमेंट कर दें, और बेसिक जो आपका फॉर्मुलेशन रहेगा, जो बेस अमाउंट, हाई अमाउंट वॉल्यूम रहेगा, वो बायोस्लरी है। तो ये भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये जो कंसेप्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहे। पॉपुलेशन हम 140 करोड़ अब हो चुके हैं, उनको तो फीड करना ही है। इसके अलावा आगे आने वाली जनरेशन का भी हेल्थ, ज़मीन की हेल्थ, सबका ध्यान रखा जाता है। देश में इस तरह के हैं कोई प्रोजेक्ट और भी जो लगे हुए हैं, या इसी प्रोजेक्ट को जो है नहीं, देश में ऑलरेडी 55 प्लांट्स हैं। जैसे एक प्लांट हमने बानसघाटा में देखा, वो अमूल डेयरी वालों का है, कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव का है। वो ओनली कैटल डंग बेस्ड है, और वहाँ से जो CBG निकलते हैं उनका भी एक अच्छा मॉडल है। वो फार्मर से कैटल डंग खरीदते हैं 1 रुपए में, दूध लेते हैं, जैसे फैट बेसिस पे दूध लिया, कैटल डंग भी ले लिया, और गैस उन्हीं को सप्लाई कर दी। तो वहाँ 254 विलेजेस हैं, तो वो सारे कोऑपरेटिव में है। अगर पराली की बात करें तो यही है ये? नहीं, पराली का एक और आपको मालूम होगा, वर्बियो प्लांट है लहरागागा में, वो भी पराली बेस्ड है, और ये भी पराली बेस्ड है। वहाँ से भी खाद प्रोड्यूस होती है? वहाँ से भी खाद तो जो भी CBG प्लांट लगेगी, खाद मिलेगी, चाहे वो गोबर गैस प्लांट है या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। लेकिन ये जो मुझे अभी पता चला, ये 2013 का है, तो प्रॉब्ली 2013 में ये पहला होगा, भारत का भी ये पहला ही प्लांट होगा। इसके बारे में संजीव जी ने सोचा, और उनकी अच्छी सोच का नतीजा ये है कि ये प्लांट आज तक अच्छा काम कर रहा है। और इनका जो यूज़ है वो बेस्ट ये है कि बायोगैस से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड में दे रही है। बाकी लोग जो CBG यूज़ कर रहे हैं, या तो वो हाउस होल्ड में यूज़ होगी या ऑटोमोबाइल में यूज़ होगी। तो अलग अलग मॉडल है, अलग अलग एग्जाम्पल। इसके जो परिणाम निकले हैं उसको देखकर क्या कहा जाता है, भविष्य में क्या संदेश दिया जाएंगे, इसका क्या भविष्य रह जाता है? इसका भविष्य बहुत अच्छा है। ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी का भविष्य है वो CBG का भविष्य है। अल्टीमेटली वन डे और दी अदर CNG तो खत्म होने वाली है, तो जो कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज है वो तो एग्जॉस्ट होंगे ही वन डे और दी अदर। तो अल्टीमेटली तो यही है, CBG है। कह सकते हैं कि ये भारत का जो पहला प्रोजेक्ट है जिसको हरी झंडी भारत सरकार की तरफ से दी गई, और इसका फायदा जो है जहाँ पर किसानों को होगा तो वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट के सब को भी साफ रखना है। एनर्जी भी क्लीन एनर्जी है, ऑर्गेनिक आपको प्रोड्यूस मिल रहा है। बाकी ये भारत सरकार का पहला अप्रूव है, ये मैं अभी पूरा श्योर नहीं हूँ, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो संजीव जी बताएंगे। ये भारत सरकार का पहला है। जो
हाँ जी। मैं जिस तरह से जो गोबर गैस प्लांट लगे थे काफी समय पहले, जो हाँ, हर हाँ। गांव में लगे थे, हाँ, गांव में लगे थे, उसके हाँ। बाद वर्मी कंपोस्ट का जो एक दौर आया, हाँ, तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो क्या मानते हो आप? और ये जो वर्मी कंपोस्ट के बाद जो है जिस तरह से ये प्लांट लगे हैं पराली को लेके, हाँ। तो उसमें क्या मानते हो वहां पर जो सरकारों की कुछ रही है कमी कि उसको उतना प्रफुल्लित नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहला जो प्लांट जो बायोगैस प्लांट है, ये आज की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, इसको गोबर गैस संयंत्र भी बोलते थे, तो 40-50 साल पुरानी होगी और वो हो सकता है उससे भी पुरानी हो। तो तब ये छोटे लेवल पे होता था, 2 क्यूबिक मीटर प्लांट या 5 या 10 कम्युनिटी लेवल पे हो गया, एक फैमिली लेवल पे हो गया। उसकी प्लांट की मेंटेनेंस उस समय क्या था कि सीमेंट मिलती थी प्लांट को बनाने के लिए। तो जब वो प्लांट बनता था, 2 तरह के मॉडल होते हैं, ये एक फ्लोटिंग ड्रम और एक फिक्स्ड डोम। तो ये चॉइस थी फार्मर की, सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। उसका भी पर्पज यही था कि जो गोबर है उसके उपले ना बनाए जाएं, उसको जलाया ना जाए, ताकि फीमेल को आंखों में रेस्पिरेटरी ये सब प्रॉब्लम होगी। तो इसकी जगह गोबर से गैस भी बनाई जाए, गैस उसको किचन में यूज़ कर लें, जो स्लरी मिल रही है उसको खेतों में यूज़ कर लें। तो ये था। मतलब ये उन्नत तकनीक है जो अब इस्तेमाल की जाए, उसकी ही उन्नत तकनीक बोल सकते हैं। उसको उन्नत भी बोल सकते हैं, उन्नत तो है ही, उसके साथ साथ स्केल अप हो गया। अब हम बात कर रहे हैं टन पर डे के हिसाब से, जो पहले बात करते थे क्यूबिक मीटर, 2 क्यूबिक मीटर प्लांट या 5, 10 मैक्सिमम 25, या बहुत बड़ा कोई हॉस्टल है, बच्चे बहुत सारा खाना खा रहे हैं या सब कुछ है, वहाँ लग गया 250 क्यूबिक मीटर या 500 क्यूबिक मीटर। और यहाँ तो अब हम टनों में बात करें तो नेचुरली अब तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, इसको कहना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉय वहीं के आ जाएंगे, जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी, ट्रेन होंगे, काम होंगे। वहीं के फार्मर्स के ये बच्चे अगर आते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट हो गई, उन्हीं की पराली आपने ले ली, उन्हीं से उन्होंने आपने कैटल ले लिया, उन्हीं को अगर गैस दे दो, उन्हीं को अगर आप वापस दे दो। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट अगर आप इसका देखेंगे तो ये विन विन सिचुएशन है। ये रासायनिक खादों के बिल्कुल उल्ट कंसेप्ट है। हाँ जी, रासायनिक खादों के बिल्कुल उल्ट कंसेप्ट है, कुदरत की तरफ ले जा रहा है ये कंसेप्ट अपना को। लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो वो जो रासायनिक खादों की लॉबी है वो कोई अड़ंगे तो नहीं लगा पाएगी। ये मैं नहीं कुछ कह सकता, अड़ंगे लगेंगे नहीं लगेंगे। मैं तो एक वैज्ञानिक की तरफ से ही बता सकता हूँ आपको। मेरे ख्याल से तो ऑर्गेनिक हम कहाँ उसको अभी एकदम से सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि यूरिया बिल्कुल ना यूज करो, ये लगाओ। आप करें वो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, साथ साथ इसको भी करें। और आगे भारत सरकार ऐसे उद्योग को जो प्रमोट कर रही है जिससे जो लोगों का जो फायदा हो सके। हाँ, और हमारा ये मानना नहीं है कि उस लॉबी को खत्म करना है या उस फर्टिलाइजर को आउटराइटली रिजेक्ट करना है। वो अपनी जगह है, उनकी भी जरूरत थी तो थी, आज भी इनकी जरूरत है। अगर हमें प्रोड्यूस ज़्यादा लेना है तो हम यूरिया को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, डीएपी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ, धीरे धीरे सप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी समय की जरूरत है। आपको अपनी जमीन बचानी है, आपको अपनी आगे की जनरेशन बचानी है, फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, क्योंकि इतना खाद देश में तो प्रोड्यूस होता नहीं है, तो इंपोर्ट किया जाता है। आज का पैटर्न कितना सक्सेसफुल रहा है? ये तो आप मिले उनसे, कुछ उनके क्वेश्चंस ले लें, उनको कितना अच्छा लगा। गांव तक भी पहुंच की जाएगी? मेरे ख्याल से तो गांव तक तो जा ही रहे हैं। अब आपके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ हैं फाजिल्का के, और ये तो खुद राजस्थान से हैं, और मैं तो बड़ा हैरान हो गया जब इनका भाषण सुना पंजाबी में। तो कितनी अच्छी पंजाबी आपने इसका मतलब कितनी जल्दी इन्होंने पंजाब स्टेट को अडैप्ट कर लिया। और अच्छा लगता है हिंदी और पंजाबी में बोलता है तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। सर कई प्रोजेक्ट आए हैं पहले भी, किस तरह देखते हो इस प्रोजेक्ट को, किस तरह से देखते हो आप? कई प्रोजेक्ट है, फिर भी पराली को कहीं ना कहीं पर किसान जो है आग लगा रहे हैं, उसको किस नजरिए से देखते हो? कई प्रोजेक्ट का मतलब कई तरह के प्रोजेक्ट पहले भी आ चुके हैं, कई तरह की सरकारों की तरफ से कुछ कोशिशें भी की जा रही है पराली जलाने को रोकने की। देखिए, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी कंट्रोल में हुआ है, अवेयरनेस बढ़ गई है, अभी काफ़ी बर्निंग कम हुई है
ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही 100% फ्री स्टेट हो गया, लेकिन जिस हिसाब से कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें और तेजी लानी चाहिए और जगह जगह, क्योंकि अब ये देखिए ये बिल्कुल राइट टाइम है, सोइंग का टाइम है, तो इस समय अगर कार्यक्रम होता है, एक्सटेंशन है, बाकी आपकी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है, साइंटिस्ट की जिम्मेवारी है, केवीकेस की जिम्मेवारी है, सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और काम करना चाहिए आगे बढ़कर। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए जी, ये जो प्रोजेक्ट है फाजिल्का के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पराली जलाने की समस्या आती है तो फाजिल्का अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जाते हैं, भले ही वॉल्यूम हमारा कम हो। उस चीज़ में देखने के लिए फार्मर से भी इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि उनके पास ऑल्टरनेट नहीं होता है। इस प्रोजेक्ट से जब पराली सारी की सारी जाएगी, फिर उसका फर्मेंटेशन होगा, उससे जो जैविक खाद पैदा होगी, उससे फार्मर्स का भी फायदा है और एनवायरनमेंट का भी फायदा है, इसलिए ओवरऑल एक विन-विन सिचुएशन जनरेट हो रही है। तो प्रशासन का क्या रोल रहेगा जी इसमें? प्रशासन का जितना रोल रहेगा वो ये रहेगा कि जो ऑल्टरनेट ये जैविक खाद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और खास करके जब आत्मा स्कीम उनकी ऑलरेडी चल रही है, जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज चल रही हैं, उनमें फार्मर्स को मोस्टली अवेयर किया जाए। हम डायरेक्टली फार्मर को फोर्स नहीं कर सकते, बट उनको अवेयर कर सकते हैं ताकि वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन इसके ऊपर ले सकें। लगता है कि किसान इस तरफ आएंगे? वो तो फार्मर को जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे उस हिसाब से फार्मर की चॉइस होती है वो। ਇਹ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।